Now, let us start with X-ray diffraction. Let us start with X-ray diffraction. यहीं से हम लोग स्कैटरिंग भी देखेंगे, फिर हम लोग यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे रेसिप्रोकल लैटिस का भी। फिर इसके बाद वी विल सी some principles associated with scattering, very important for the examination point of view. We will discuss, and this part basically give you very good concept why we are studying crystals. Clear है यहाँ पर बात समझ कि ये हमारा सिलेबस का लास्ट पार्ट होगा, तो we are going to discuss this. Clear है यहाँ पर बात समझ में आया? हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक्सरे का थ्योरी में आपको कहानी बताऊंगा कि एक्सरे कैसे गलती से जनरेट हो गया था। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, कहानी है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं ईएम वेव्स में कई सारे वेव्स आते हैं, जिसमें एक वेव जो है एक्सरे है। ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर है यहाँ पर? एक्सरे को इस्तेमाल किया गया किसकी पढ़ाई में? क्रिस्टल की पढ़ाई में। बाकी औरों को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, मुझे अगर आपको समझना है तो मुझे आपके अंदर उतरना पड़ेगा। तो अगर क्रिस्टल को अगर समझना है तो हम तो क्रिस्टल में उतर नहीं सकते, क्योंकि दो एटम के बीच का गैप इतना ज्यादा तो होगा नहीं कि हम घुस जाएं। तो उससे किसी को घुसाने की कोशिश की गई जिसका साइज इससे मैच कर जाए, और ये एक्सरे ही मिला जिसका साइज इससे मैच कर गया। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका जो वेवलेंथ था वेरी कंपेरेबल टू size of the atomic lattice. Clear है यहाँ पर बात समझ में? This was the very fundamental regarding. Clear है? Size of the spacing कह लीजिए between atomic lattice. Clear है यहाँ पर बात समझ में आया? मतलब दो एटम के बीच इस चीज को अगर पढ़नी है तो इसके बीच में कोई उतरना भी चाहिए, तो उसको उतारने के लिए हमने इस्तेमाल किया किसको, बताइए जरा सा, आपका एक्सरे को। बाकी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो गई या किसी कम हो गई तो फिर कंपैरेबल है तो हर चीज को छू के जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? समझ में? तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ पर? सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सरे डिफ्रैक्शन का, और हम लोग शुरू यहाँ से कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? आगे चलते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल सी, दिस इज अ क्रिस्टल हियर दैट आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टडी। क्लियर है यहाँ पर? ये क्रिस्टल है और इसकी पढ़ाई जो है मैं करना चाहता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? अब हम जो है यहाँ हमने एक एक्सरे का सोर्स रखा जिसका नाम हमने क्यू रखा है। अब ये सोर्स कहीं भी रेडिएट कर सकता है, लेकिन हम कहीं भी नहीं एक वक्त में नहीं देख सकते। हमारा दो ही आंख है, हम एक जगह देखेंगे, तो हमने एक लाइन ऑफ साइट बना लिया है कि हम इस तरफ को देखेंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? एक्सरे तो यहाँ भी छूट सकता है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? इस वाले पॉइंट जो बिल्कुल क्रिस्टल का सेंटर है उसको मैं ओ मान लेता हूँ, आप भी इसको ओ मान लीजिए। एक और पॉइंट मैंने चुना है क्रिस्टल के अंदर ही, इसका नाम जो है पी है, आप भी इसको पी कर दीजिए। ओ से लेके पी की दूरी जो है स्मॉल आर वेक्टर है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? क्यू से लेके जो है ओ तक की दूरी कैपिटल आर वेक्टर है। प्लीज ट्राई टू मार्क कैपिटल आर वेक्टर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रे क्यू से पी तक पहुंची होगी उसका क्या हाल होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? आई होप यू गॉट दैट आइडिया। अच्छा, ये जो सोर्स क्यू रखा गया है वो वेरी फार फ्रॉम क्रिस्टल रखा गया है, वेरी फार फ्रॉम क्रिस्टल। और ये कितनी दूर पर रखा गया? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसको हम इंफिनिटी मानते हैं। इसका मतलब ये बात तय हो गया कि जो एक्सरे का सोर्स क्यू यहाँ रखा गया है वो बहुत इनफाइनाइट पे भी रखने से क्रिस्टल तक तो पहुंच रहा है। क्लियर है यहाँ पर? तो ईएम वेव्स के बारे में स्टेटमेंट ये होता है कि ईएम वेव्स ट्रेवल very large distances. I hope you got the idea. Clear है यहाँ पर बात समझ में आया? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मार्क दिस डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? ये आप जो है मार्क कर लीजिए।
अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी वापस मैं उस डायग्राम पे आऊंगा। ये पॉइंट चार्ज है मान लीजिए, अब इससे सोर्स जो निकलेगा हर डायरेक्शन में फील्ड, तो वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता था, याद है आपको। लेकिन अगर बहुत दूर जाके देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये स्फीयर। और अगर इतना सा डिस्टेंस अगर मैं लूँ तो ये स्फीयर नहीं है बल्कि एक लाइन की तरह बन जाएगा, मतलब एक प्लेन की तरह बन जाएगा। आपको ये बात समझ में भाई, बहुत बड़ा स्फीयर अगर ले लो और उसको ऐसे काट दो, इतना कट करो, तो एक प्लेन बन गया ना। तो इसका मतलब मैं अगर ये कंक्लूड करूं कि यहाँ से स्फीयर अगर निकल भी रहे हैं, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये तो ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट में कंपैरिजन में इनफाइनाइट डिस्टेंस ही है, तो ये पहुंचते पहुंचते किस तरह के वेव फ्रंट्स बन जाएंगे बताइए जरा सा। प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएंगे। इसका मतलब एक्सरे आर द सोर्स ऑफ spherical wave front, but the wave front reaching at point P becomes क्या बताइए जरा सा, प्लेन वेव। और प्लेन वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अगर याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, या तो ओमेगा टी माइनस के जेड। दिस व्हाट द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द प्लेन वेव। क्लियर है यहाँ पर। प्लेन वेव और स्फेरिकल वेव में जो अंतर होता है वो मैं आपको बता दूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, तो जो वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P becomes प्लेन वेव, और उसकी इक्वेशन हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ई वेक्टर, या ई लिख लो सिर्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ये भी बता दिया था, और ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड, दोनों एक ही चीज है। ये बात हम लोग तय कर चुके थे। इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आए? कोई भी पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा टी लिखो चाहे ओमेगा नॉट टी लिखो, आपकी मर्जी है। ओमेगा ओमेगा नॉट टी आर डिफरेंट, नो सिमिलर। क्लियर है यहाँ पर, गलती से डिफरेंट बोल गया, मतलब ओमेगा नॉट लिखे चाहे ओमेगा लिखे, एक ही तो ओमेगा है। अब उसको आप ओमेगा नॉट मान लो चाहे ओमेगा मान लो, वही रहेगा। कई सारे ओमेगा होते तब नोटेशन में डिफरेंस आता। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए जरा सा। एट पी द वेव रीचेस becomes प्लेन वेव, प्लेन वेव, प्लेन वेव। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आ गया? तो कितना पहुंचा है, तो हाउ मच एम्पलीट्यूड रीचेस एट पॉइंट P फ्रॉम सोर्स क्यू। तो सोर्स क्यू से जो एक्सरे निकला है वो पॉइंट P पे जो पहुंचा, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। आज के बाद अगर मैं सिलेबस में एक्सरे में एम्पलीट्यूड बोलूं तो आप इसको समझ जाना ये क्या है, बताइए जरा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आज के बाद बात नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब जब भी बोला जाएगा आज के बाद, तो आप उसको क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए जरा सा, यहाँ से स्टार्ट। तो मैं लिख के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीचिंग एट पॉइंट P, इसको मैं ईपी मान लेता हूँ। एम्पलीट्यूड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ पर? चाहे तो आप इस पे वेक्टर भी लगा लो या वैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इले वेक्टर लगा लो। तो स्टार्ट करते हैं। ईपी दैट इज इक्वल टू ई नॉट, कोई एम्पलीट्यूड शुरू में रहा होगा वो ई नॉट है, ई की पावर आयोटा के, जेड इज द डिस्टेंस व्हाट्स ट्रेवलिंग, और यहाँ से पॉइंट P पे चलने के लिए डिस्टेंस कितना हुआ है, आर प्लस आर। सो आई एम राइटिंग हियर आर प्लस आर वेक्टर माइनस ओमेगा नॉट टी के जेड माइनस जेड, तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस आज यहाँ पे आर प्लस आर है, माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा नॉट टी, वॉट एवर यू वांट यू कैन राइट। इज इट क्लियर? और अच्छे से मैं लिखता हूँ, मैं अब इसको यहाँ लिख लेता हूँ, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ई पी दैट इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा के, जेड की जगह हम डिस्टेंस आर प्लस आर लिखेंगे, माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली ओमेगा नॉट टी। आई होप यू गॉट द आइडिया। और अच्छे से खोल लेता हूँ, तो ई नॉट ई की पावर आयोटा के दैट इज आर प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली आर, ई और इसके साथ तोड़ के लिख दें, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ये हमेशा रहेगा।
आज के बाद हम ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी को कभी नहीं लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि हर वेव के साथ ये एसोसिएटेड रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? तो इसका मतलब अब हम एम्पलीट्यूड के बारे में अगर बात करेंगे तो ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड की जगह डिस्टेंस लिखना होगा आर प्लस आर वेक्टर। इसके अलावा हम ये वाली चीज नहीं लिखेंगे। क्लियर है? पर ये बाई इम्प्लिसिट होगा कि हमने ये लिखना है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया?